समझिएगा। वेलकम टू द नॉलेजिस्ट पर मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रवीण सर, आपका जीजीएस गुरु, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स एमसी क्वेश्चन बात करेंगे सर, जो कुछ ऑफिसर ग्रेड से भी क्वेश्चन आए सर, वैसे भी सर। ओके, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, फटाफट जल्दी जुड़ जाएं। आज इनको डिस्कस करेंगे। या संकेत जी, बिल्कुल कुछ एमसी को डिस्कस होने वाले हैं सर। ठीक है, लगभग 20-21 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं और उनको डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। और कुछ क्वेश्चन का एमसीक्यू और तैयार कर दिया आपके लिए, बैंकिंग का और फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी सर। ठीक है, और ये पीडीएफ, यस पीडीएफ में हाउ एनी आपको जो है आज नाइट में भेज दूंगा सर। सैटरडे का मैंने आपसे बोला था। ओके, अजीत कुमार जी द्विवेदी, आपने हैंड राइज किया, प्लीज आप अपनी बात बोले। मैं आपके लिए चैट बॉक्स में बोल रहे हैं सर, यूट्यूब पे फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास कब से लगोगे? सर, फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस की स्टार्टिंग हो चुकी है सर, क्योंकि देखिए थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन मुझे कवर करना था, काफी सारा कवर किया है। फिर हमने सोचा कि बैंकिंग के क्वेश्चन देते हुए बीच में कवर करेंगे, तो आज से हम उसको ही कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस का नेक्स्ट क्लास से आना शुरू हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, सेशन की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी गुड इवनिंग एवरीवन, माफ कीजिएगा। तो सेशन में जो हम सबसे पहले आज बात करने जा रहे हैं आपके सामने, सरफेसी एट 2002 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जाम के अंदर सर। देखिए सरफेसी एक्ट के बारे में जान लीजिएगा। तो सरफेसी एक्ट, इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि जब एनपीए की कार्रवाई होती है तो उसमें उसी कार्रवाई से एक पोर्शन होता है सर ये सरफेसी का। तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। देखिए इस एक्ट की अगर बात की जाए तो इस एक्ट की जो एनहेंसमेंट है सर, वो 17 दिसंबर 2002 को हुई थी सर। नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन, फर्स्ट एंड सेकंड में रिकमेंड किया था, एंड अद्योरजन जी के कमेटी के द्वारा सर। और 21 जून 2002 के क्या था, इसका कमिटमेंट किया था, लागू किया गया इसका 17 दिसंबर सर। इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि जो सरफेसी एक्ट है, सरफेसी एक्ट से पहले जो बैंकिंग सेक्टर के द्वारा बैंकों के जो लोन रिकवरी का जो तरीका था, उसमें कोर्ट प्रोसेसिंग या आपकी जो लीगल प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिसमें कोर्ट जाना पड़ता था, बैंक को वकील से मिलना पड़ता, फिर सारे लीगल नोटिस जारी करने पड़ते थे। यहां सरफेसी एक्ट के माध्यम से थोड़ा आसान किया गया। क्या किया सर कि इन केस अगर किसी कस्टमर से, या आदित्य जी आप हैंड राइज किया प्लीज, आदित्य जी अपनी बात कहिए सर, आस्क टू अनम्यूट। ये सरफेसी एक्ट हाइपोथिकेशन पे है ना सर? जी बिल्कुल। देखिए सरफेसी एक्ट की अगर बात की, बिल्कुल सर, हाइपोथिकेशन का प्रोसेस हो सकता है, एक क्राइटेरिया है सर, ये किन चीजों पे लागू होगा, मैं पहले उसको डिस्क्राइब कर देता हूं आपके लिए, फिर उस पर हम बात करते हैं। देखिए सर, सरफेसी एक्ट की अगर बात की जाए तो सरफेसी एक्ट को सन 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया, सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को पास किया गया था सर। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से बैंक को ये पावर दी गई कि बिना कोर्ट कचहरी गए अपने पास से, बिना कोर्ट कचहरी गए अपने पास से 16 डेज का एक लीगल नोटिस कस्टमर को जारी कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिसके तहत कस्टमर को 60 दिन का समय सीमा मिलेगी और उस टाइम पीरियड के अंदर उसको वो पैसा जो है विद इंटरेस्ट चुकाना होगा। यदि वो 60 दिन में फेल होता है, देन उसके बाद उस पर सरफेसी कार्रवाई होगी। अब सरफेसी कार्रवाई के लिए क्या तरीका सर, हर एक अमाउंट पर ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए होगा क्या कि जिन कस्टमर पर जो बैलेंस अमाउंट है, अगर बैंक का बैलेंस अमाउंट 20% या उससे अबव है और उसकी वैल्यू, आउटस्टैंडिंग वैल्यू कम से कम 1 लाख रुपीज या इससे अबव है, यानी कंडीशन समझिएगा सर, 20% या उससे ज्यादा अमाउंट, 20% से कम है तो सरफेसी कार्रवाई नहीं होगी। तो 20% इससे ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, और वैल्यू जो है 1 लाख रुपीज, यानी जो प्रॉपर वैल्यू जो बचती है हमारी, बैलेंसिंग वैल्यू जो हमारी, आउटस्टैंडिंग वैल्यू जो है 1 लाख इससे ऊपर आती है, देन उस केस में सरफेसी के तहत कार्रवाई की जाएगी सर। ठीक है, ओके, कुछ चैट बॉक्स में होंगे, एग्रीकल्चर लैंड पे भी नहीं होगा अंडर सेक्शन 32, बिल्कुल सीधा 13.2 बिल्कुल सही है सर, एकदम सही है। देखिए यहां हम बात की जाए तो सरफेसी की बात किया है तो हाइपोथिकेशन लोन्स होते हैं जैसे सर, ठीक है, उन केसेस में इनको जो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे सर, समझिए। यस सर, यस सर, सॉरी सर, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास अवेयरनेस कब होगी? बिल्कुल होगी सर। हाँ देखिए, बस मान लीजिएगा, इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड पे भी नहीं होगा सर। देखिए यहां पर सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति लोन चुकाने में फेल हो रहा है, उसकी असेट्स हमारे पास मोर्गेज है, देन उस केस में हाइपोथेटिकल सिक्योरिटीज के में हम इस पर ऐसा कार्य कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसकी एसेट को बेचना जब फाइनल मजबूरी हो जाती है तो उससे पहले उसको 60 दिन का नोटिस देंगे कि भैया पैसा दे दो, नहीं तो उसको एसेट को बेचेंगे। लेकिन बेचने का तरीका क्या है कि उसकी जो असेट्स है, यानी जो बैलेंसिंग अमाउंट लोन के साथ, सर प्लीज बोल दो, चर्चा बंद में करें। ओके, बातचीत चल रही है सर, ठीक है, बिल्कुल सर, आप लोग ध्यान दीजिए, एक बार डिस्कशन कर लें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस बारे में सर। ठीक है,
ओके, तो पहला पॉइंट बस सिंपल से ये है कि देखिए जो आपके जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्वेश्चन पूछा गया था कि सरफेसी एक्ट के तहत जो है जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स है कौन से एप्लीकेबल होंगे, तो लाख से ऊपर वाले अमाउंट जिसको बैलेंसिंग है कस्टमर के ऊपर, और दूसरा केस 20% से ज्यादा का बैलेंस होना चाहिए। देखिए यहां पर डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा सर, लोन एनपीए लोन विद आउटस्टैंडिंग अबाउट ₹1 lakh, NPA loan account where the amount is less than 20% of the principal and the interest are not eligible to be dealt with under this act। ठीक है सर, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना आपको, जो इनको टाइमिंग दी जाएगी, नोटिस दिया 60 दिन का होगा सर कस्टमर का, 60 दिन के बाद बैंक को अधिकार होगा कि वो उसको बेच सके, लेकिन बेचने का अधिकार भी कैसे होगा सर, सरफेसी एक्ट के तहत ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए सर, तभी कार्रवाई होगी, नहीं तो फिर तरीका क्या होगा क्लास में, लोक अदालत या फिर आप डीआरटी के जाएंगे सर। ठीक है, देखिए सरफेसी के लिए ये क्राइटेरिया पूरा होना कंपल्सरी है सर। ठीक है, देखिए आपके सामने एमसी क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके सामने, एनीवन लाइंग विद बैंक, जस्ट अ मिनट, बैंकिंग क्लास जी, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, ओके मैं सेकंड वाला बताता हूं सर आपके लिए, जस्ट अ मिनट। सेकंड पॉइंट का मतलब मैं अभी देख नहीं पाया, आपकी स्टोरी मार्क पूछेगा, चैट बॉक्स देख नहीं पाया आपका, मैं आपका आंसर बिल्कुल सही आने लगा सर, बस 1 मिनट में सेकंड पॉइंट का मतलब बता दूं यहां पर सर। देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट का मतलब जो था मैं आपको सिंपल भाषा में आपको बताया सर, कि अगर किसी कस्टमर का, देखिए एग्जाम्पल से बात की सर, किसी कस्टमर को लोन देगा, उस पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है 20% या उससे ज्यादा बचा हुआ है बैंक का, और उस 20% या बैलेंस अमाउंट की वैल्यू कम से कम लाख से ऊपर आ रही है, ये कंडीशन फुलफिल है तो सरफेसी एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, ये सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपने बहुत अच्छी तरह से आंसर यहां पर दे दिया है सब लोगों ने, 10 इयर्स का आंसर। मुझे मालूम है कि आप लोग चीता हैं, जितनी जल्दी एमसीक्यू खत्म होगा हमारा तो जल्दी हम लोग क्या है कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कर पाएंगे सर। यहां पर डीप की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई सर, तो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए बैंकों के अंदर अगर बात की जाए तो जैसे आरबीआई की गाइडलाइंस है जिसमें कहा जाता है कि अगर अप टू 1 ईयर्स तक अगर किसी अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन ना हो तो ऐसे अकाउंट को इनएक्टिव अकाउंट में दर्ज करते हैं। ठीक है, यदि किसी अकाउंट में अप टू 2 ईयर्स तक लेन देन ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद वो अकाउंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। फ्रीज अकाउंट में क्या होता है, उसकी कार्रवाई बंद कर देती है, आउटगोइंग इनकम बंद कर देती है। लेकिन अप टू 10 ईयर्स तक अगर लेन देन नहीं होगा तो 10 साल का 10 साल के तुरंत बाद क्या होगा, 10 साल का सॉरी 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, 10 साल तक ये रहेगा सर, 10 साल तक डोरमेंट रहेगा, फ्रिज रहेगा, लेकिन 10 साल के बाद उसे कर दिया जाएगा सर कि आपका कि वो पैसा हो जाएगा अनक्लेम्ड। ठीक है, और अनक्लेम्ड की केस में क्या होगा कि जो डिपॉजिट का पैसा अगर कस्टमर लेने नहीं आ रहा, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देन उस केस में वो पैसा सीधा डीफ के अंदर जमा कर जाएगा सर आरबीआई के सर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सर। ओके, मनी विल गो टू द आरबीआई, यस, अनक्लेम डिपॉजिट, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। तो ये छोटा सा पोर्शन लोगों के लिए, इनको शायद थोड़ा बहुत बेसिक जानना था इसलिए मैंने बताया इसके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर है सर। यहाँ पर 10 इयर्स इज द राइट आंसर। एनी अकाउंट which is lying unclaimed with the bank for the 10 year of the more than 10 years is required to be deposited to the DIF account under the DIF scheme 2014। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बहुत सी डीप इज वर्किंग अंडर आरबीआई और बैंक रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई सर। ठीक है, अंडर रेगुलेशन एक्ट ध्यान रखना, आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 26A, बिल्कुल सही है सर बाट्रे जी। देखिए व्हाट इज द इनकम क्राइटेरिया फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए कितना इनकम क्राइटेरिया चाहिए सर, बताइए सर चैट बॉक्स में। इससे पहले ही आंसर देख लेते हैं किसका है, 20K। ओके 20K कहा गया यहाँ पर, हर्ष जी का आंसर, चलिए हम देखते हैं 25K। चलिए ऑप्शन देते हैं, 12,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ या फिर 21,000 पर मंथ। 10 सेकंड का आंसर देखने के लिए सर, यहाँ आंसर थोड़ा चेंज हो गए। या दीपक कुमार जी चीता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही कहा आपने सर, 18,000 इज अ राइट आंसर। ध्यान रखिएगा सर, ये देखिए सर, इनकम एलिजिबिलिटी इज अ मिनिमम ऑफ ₹80,000 पर मंथ टू द ऑप्टेन अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है सर, लेट पेमेंट फी नील है, कार्ड पेमेंट फीस ₹100 है, और कैश वाला लिमिट क्या है, अप टू 80% ऑफ द क्रेडिट लिमिट। ठीक है, इसको भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिंपल से बेस क्वेश्चन। यस
पार्टिसिपेट हैंड राइज, ओके, हैंड राइज किए जा रहे हैं आदित्य जी और अविनाश शिंदे जी के हैंड राइज है। तो सबसे पहले आदित्य जी अपना क्वेश्चन डिस्कस कीजिए सर, अनम्यूट करके। आदित्य जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आप, मैंने हो गया सर। इस ग्रुप में आरआरबी स्केल 3 का पार्टिसिपेट भी है, प्लीज वन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर जो है आरआरबी ऑफिसर ग्रेड और उसके दोनों क्वेश्चन में लिए सर। ये क्वेश्चन छोटा सा मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का इसमें लिया है, थोड़ा सा पोर्शन लेकर के, ताकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र उनके सब लोगों लिए कवर हो जाए सर। अभी आप देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चन काफी सारे आने वाले सर। डीप अकाउंट जब पैसे बल लेने का प्रोसेस ही है। देखिए बिल्कुल डीप अकाउंट से करें, कस्टम अगर आता है, पहली बात तो ये अनक्लेम का मतलब है क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है प्रशांत जी। क्लेम कस्टमर को 10 साल के बाद क्लेम करने का वो नहीं, लेकिन अगर क्लेम करता है, कस्टमर आ जाता है, तो उस केस में आरबीआई को इससे बोला जा सकता है, तो उस केस में आरबीआई इस पर कुछ रेस्पॉन्स कर सकता है सर। सभी पीएसयू बैंक का चैटर सर, डीडी कितने ईयर बाद जाता है डीप में? डिमांड ड्राफ्ट कितने ईयर्स के बाद जाता है डीप के अंदर? देखिए डीडी की अगर बात किया, डिमांड ड्राफ्ट की अगर बात की जाए सर, तो इसका मुझे देखना पड़ेगा सर, क्योंकि एक्जेक्टली मुझे भी याद नहीं है इसके अंदर कितना है सर। लगभग 2 से, हाँ 3 साल, देखिए सो मुझे आंसर है 3 साल का, ठीक है, 2 या 3 साल का ही मुझे लगभग था इसके अंदर जैसे। ठीक है, हीरा जी बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं यहाँ पर हम सर। ठीक है, हैंड राइज किया आप लोगों ने सर, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर। आदित्य जी अपना क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए, या रणधीर जी सर आप पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, या रणधीर जी आप बोलना चाहें जी। सर ये क्रेडिट कार्ड का जो आपने क्वेश्चन अभी शेयर किया, तो ये स्पेसिफिकली बैंक टू बैंक के वैरी करता है, तो क्या मतलब बिल्कुल बिल्कुल सारे बैंक के लिए ये नहीं रिमेम्बर करना सर, पड़ेगा? सर ये बैंक टू बैंक वेरी करता है सर, क्योंकि आरबीआई का कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइन तो है नहीं कि मिनिमम इतना सैलरी होना नहीं चाहिए। सर, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिया है इसके अंदर से, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुछ स्टूडेंट हमारे भी बैठे हुए हैं, उनके हिसाब से मैं लिया है। ये मैंने कॉमन क्वेश्चन लिया है सर, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुछ 2-4 क्वेश्चन में डाले मैंने, बाकी सबके कॉमन क्वेश्चन है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरआरबी ऑफिसर ग्रेड सबके लिए कॉमन होंगे सर, ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। पर्टिकुलर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेट पे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो डेटा है सर, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीधे जो लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अब वो उसमें प्रमोशन की अगर बात करें, तो उनके लिए जरूर आ सकते क्वेश्चन सर। विल यू आस्किंग पार्टिसिपेंट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र की क्वेश्चन बी आस्किंग एग्जाम 13%, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस बात के लिए भी। अभी सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सीआर देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 क्वेश्चन मैंने इसके डाले, ज्यादा नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो सीआरएआर है, सीआरएआर अगर आप लोगों ने मेरी बेसल नॉर्म्स की क्लास देखी उसमें पता होगा सीआर क्या होता है सर, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा मैं सीआर उनके लिए डिफाइन कर दूंगा सर। ऑप्शन सी लगाया है 12.5%। सर प्लीज एक्सप्लेन इंग्लिश, दीबू जी कह रहे हैं। ओके दीबू जी बायलैंग्वेज क्लासेस, प्लीज इसको रीड कीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा सर। इसका सही आंसर बता रहे हैं सर, 31 सितंबर 2021 तक का डेटा है, उसके हिसाब से हुआ था सर इसका। देखिए 30 नॉमिनेशन में 31 दिसंबर तक का डेटा आपको बता रहा हूँ, सॉरी 31 दिसंबर का डेटा के हिसाब से मैंने अपडेट किया इसके अंदर, डेट में चेंज करना भूल गया इसके अंदर। 31 दिसंबर 2021 तक का डेटा है 14.85 सर, यानी कि बिल्कुल सही कहा आपने, अभिजीत जी आंसर सही है 14. अभिलेख जी का आंसर बिल्कुल सही है 14.85%, ठीक है। ध्यान रखिए सर, सीआर जो कवर किया ना, सीआरएआर की फुल फॉर्म बताइए सर जल्दी से। सीआरएआर बेसल 8 आरबीआई 9 14.67, यस। आरपी आनंद जी का आंसर बिल्कुल सही है, ये आपका 30/9/2021 का डेटा आरपी सिंह जी, 30/9/2021 को यही था, लेकिन आज 31 दिसंबर के बात की जाए क्वार्टर का, तो यही सर। कैपिटल रिजर्व एक्वेशी रेशियो नहीं, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो सर, कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो, यह बिल्कुल ठीक है, आपके आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर सर, एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं यहाँ पर हम। अब आपके सामने आने देखिए कॉमन क्वेश्चन आने, इफ काउंटरफेट नोट रिटर्न बाय पुलिस अथॉरिटी देन इट शुड बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी ईयर्स। यदि पुलिस अधिकारी द्वारा नकली नोट लौटाए जाते हैं तो इसे कितने वर्ष तक सुना जाना है? यार बिल्कुल 3 ईयर दीपक जी का आंसर, 5 ईयर। ऑप्शन देते हैं आपके लिए, देखते हैं कौन सा आंसर सही निकलता है। 10 सेकंड आंसर लगाइए आंसर सर। 3 ईयर्स, 5 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 1 ईयर। सौरभ जी ओके ओके, ठीक है, सही आंसर के मूव करते हैं। सही आंसर है यहाँ पर सर, बिल्कुल देख लीजिए सर, सही आंसर क्या है यहाँ पर
सही आंसर है 3 साल, ठीक है। 3 years के लिए आपको मेंटेन करना होगा। दे शुड बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटीज। दे मे thereafter be sent to the issue officer of office of Reserve Bank of India, convert with the full details, sir, ठीक है, इसको ध्यान रखना। वेरी गुड सर। अकॉर्डिंग टू RBI Act 1934 सेक्शन 24, जरा बताइए सेक्शन 24 में क्या बताया गया है? RBI Act 1934 के सेक्शन 24 में RBI Act 1934 सेक्शन 24, डिनोमिनेशंस, करेंसी बैंड्स, डिनोमिनेशंस, ओके, पूरा पढ़ा है आप लोगों ने? 42 में आता है सर। RBI 1934 के सेक्शन 42 में आता है CRR रीइश्यू। मैंने आपको RBI वाला शायद दिया था, उसको एक बार देखिएगा सर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ RBI के रिगार्डिंग भी मैं आपको दूंगा सर। नहीं CRR नहीं है सर, एक बार चेक कीजिएगा उसको, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एंड मैं आपको बताता हूं सर। एज पर न्यू MSME डेफिनेशन, MSME will now be called micro unit if they have investment up to rupees dash crore and turnover of less than rupees dash crore। ओके, 1 crore 5 बिल्कुल। MSME के नई परिभाषा के अनुसार MSME को अब सूक्ष्म इकाइयां कहा जाएगा। ये उनका विनिवेश करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर इतने करोड़ से कम है सर, ठीक है। लास्ट टाइम एक्चुअली जो स्लाइड थी हमारी वो पुरानी और लग गई थी सर, मैंने इसको लेटेस्ट अपडेट किया, उसके हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया आपके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन A B C D आपके सामने है, आप लोग